हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। बच्चों आज मेरे पास है ईएम वेव का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमें स्टडी करना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में जो दिखाया है वो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बारे में सब कुछ बता देता हूं। इसके यहाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है केवल, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, जिसमें सिग्मा रहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया ऑफ ईच प्लेट। ये है आपका चार्ज, कितना चार्ज है हमारे पास, नेट चार्ज डिवाइड बाय एरिया, दैट इज सिग्मा। और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है जी एप्सिलॉन नोट ए बाय डी के इक्वल। अगर इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग है यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पास एनर्जी कितनी होती है, तो आप कहोगे सर हाफ सी वी स्क्वायर। सी जहां पे होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वी जहां पे होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल से याद रखना, वॉल्यूम मत कर देना इसको। ठीक है, वी आपका क्या रहता है पोटेंशियल, और वॉल्यूम इसकी कितनी होगी, इस प्लेट का एरिया हम मान लेते हैं ए के इक्वल, एरिया इज इक्वल टू ए मान लेते हैं हम इसका, और इन दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन हम मान लेते हैं डी के इक्वल, तो वॉल्यूम हो जाएगी ए इंटू डी के बराबर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। हाफ सी की वैल्यू है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। और पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन होता है, आपको पता होगा कि E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dV बाय dr। तो यहाँ पे dr की जगह पे मेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू V बाय d। तो V इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो V का स्क्वायर मीन्स E का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय D का पावर 2। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या था ये A इंटू डी, एप्सिलॉन नोट A बाय डी, और डिवाइड बाय A इंटू डी। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया। आपके पास एनर्जी अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल बना, हाफ एप्सिलॉन नोट इंटू E square. This is electrical energy density. This is UE actually, electrical energy density. अब देखो, अब बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की। तो मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं कि मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है इंडक्टर। ठीक है, और इंडक्टर की शेप कुछ इस तरह की होती है, जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक वायर को इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह की शेप में लेके आ गए, जिसका कुछ एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, जिसकी लेंथ भी है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं कितना, ए के बराबर, और मान लेते हैं यहां से हमने करंट का फ्लो करा दिया आई करंट का। अब देखो ये जो होगा ये हमारे पास होगा एयर कोल्ड सोलेनॉइड के बराबर, एयर कोल्ड सोलेनॉइड, एयर कोल्ड सोलेनॉइड। ठीक है जी, एयर कोल्ड सोलेनॉइड बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, देखो बेटा आगे देखिए। हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्या है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी।
देखिए जी, हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है ना, मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होती है, वो जो एनर्जी रहती है वो रहती है बेटा हाफ एल आई स्क्वायर। वो जो एनर्जी होगी आपके पास वो होगी हाफ एल आई स्क्वायर, जिसमें एल जो बनता है ना वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बनता है, ठीक है। जिसमें एल जो वर्ड होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और आई जो करंट आपने वहां से फ्लो कराया। तो अब आप बताइए एयर कोल्ड सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आई थिंक म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड एट एनी पॉइंट। आपको पता होगा ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड at any point, at any point, at any point। तो यहाँ पे n जो रहता है ना बेटा, वो रहता है स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कैपिटल N बाय L, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका बन जाएगा जी म्यू नॉट इंटू कैपिटल N बाय L इंटू आई। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा अगर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल की मैं बात करूं तो एयर कोल्ड सोलेनोइड का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? एयर कोल्ड सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट क्या होता है? अगर हम एयर कोल्ड सोलेनोइड की बात कर रहे हैं और इसके लिए एल की वैल्यू निकालें तो ये होता है जी म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाय एल के इक्वल। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। तो ये एल की वैल्यू और आई की वैल्यू यहां से निकाल लो। आई की वैल्यू बन गई आपके पास बी इंटू एल अपॉन म्यू नोट इंटू एन, ठीक है। ये आई की वैल्यू बन गई और वो आपके पास एल की वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के आपको एनर्जी में पुट करनी है, तो एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी देखो, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल, एल की वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल इंटू आई स्क्वायर, का मतलब है बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नोट का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास एनर्जी कितना आया? देखिए यहां से एनर्जी आपके पास बना, एनर्जी आपके पास बना हाफ म्यू नॉट, नहीं एक म्यू नोट नीचे, म्यू नोट से एक म्यू नोट कैंसिल हो गया था, तो 1 अपॉन म्यू नोट कर दो, ठीक है, 1 अपॉन म्यू नोट। अच्छा आगे क्या है, बी स्क्वायर ए इंटू एल, बस। तो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम कितनी है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम से डिवाइड करो एरिया इंटू लेंथ। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गई, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। दिस इज यूबी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, एरिया इंटू लेंथ से एरिया इंटू लेंथ कट गया, ये बन रही है हाफ 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी हमें देखनी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या है, वो है आपका मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मेरी है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है मेरी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो टोटल एनर्जी डेंसिटी के लिए आया है। टोटल एनर्जी डेंसिटी मेरी आई है यूबी प्लस यूवी के बराबर, जिसकी वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें कुछ काम करने हैं कि इलेक्ट्रिक की फॉर्म में लेके आना है इसको और मैग्नेटिक की फॉर्म में लेके आना है।
केवल इलेक्ट्रिक की फॉर्म में भी लेके आना है और केवल मैग्नेटिक की फॉर्म में भी लेके आना है। इलेक्ट्रिक की फॉर्म में ओनली इलेक्ट्रिक की फॉर्म में कैसे लेके आ सकता हूं मैं, इस पे अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से इसके साथ हमें डील करना है। चलो जी बातें स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए देखिए बच्चा, जब मैंने ईएम वेव चैप्टर स्टार्ट करा तो मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ ईएम वेव दैट इज 1/√μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, बिल्कुल। तो यहां से मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट मेरा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का आ रहा है। तो देखिए मैं किस तरह से आपके साथ इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकता हूँ। मुझे ये भी पता है कि E/B इज इक्वल टू C, तो यानी कि E जो रहेगा वो C टाइम्स रहेगा B का। सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक की फॉर्म में टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखनी है। इलेक्ट्रिक की फॉर्म में अगर टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखनी है ना जी, बढ़िया, बंद कर दो जी, है ना, बच्चे आ रहे होंगे ना। हाँ जी, बंद कर दो। तो फिर आपके पास E इज इक्वल टू C इंटू बी, है ना। तो आप कैसे काम करोगे बताओ मेरे को। U इज इक्वल टू आपके पास है B² / 2 μ0 प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू B²। अब B की वैल्यू किसके बराबर है जी, B की वैल्यू E/C के बराबर है। तो B² का मतलब है E²/C², है ना, और इंटू 2 μ0 और प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। अब आप एक चीज देखिए कि E² डिवाइड बाय 2 μ0 मल्टीप्लाइड बाय C² की वैल्यू क्या होगी, 1/μ0 अंडर रूट हट जाएगा उसका एप्सिलॉन नॉट, μ0 से μ0 गया, और प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। यानी कि दोनों वैल्यू बराबर आ गई बेटा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर वहां चला जाएगा E² प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E², यानी कि आपके पास आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी, U टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना। इसी तरह से हम मैग्नेटिक की फॉर्म में भी ला सकते हैं उसको। कैसे कि आपने मेरे को कहा कि सर U इज इक्वल टू B²/2 μ0 प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। अब E किसके बराबर है बेटा, E इज इक्वल टू C इंटू B, तो B²/2 μ0 प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट, E² का मतलब है C² इंटू B²। अब C² की वैल्यू ऊपर से देखो ध्यान से कितनी है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट C² की वैल्यू है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू B²। μ0 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, आपके पास दोनों की दोनों टर्म्स सेम बच गई, यानी कि टोटल एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया B²/μ0। ध्यान रखिए ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है और μ0 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने एनर्जी डेंसिटी को एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना बच्चा। तो अब बढ़ते हैं आगे, इंटेंसिटी कैसे हम निकालें। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है कि अगर टीचर अच्छी इंटेंस देता है तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। इस बात को याद रखो, अगर टीचर अच्छी इंटेंस देता है तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू P/A, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी। यानी कि मैंने क्या कहा कि इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव। मान लीजिए कि मेरी वेव जो है एक सिलेंड्रिकल शेप के एरिया को क्रॉस कर रही है, सिलेंड्रिकल शेप के
इस तरह से इसको क्रॉस कर रही है। मैं एक शेप बनाता हूँ आपके लिए। इस तरह की एक शेप है जो मैंने ली है यहाँ पे, ये इसका क्रॉस सेक्शन है जी, है ना। और ये इसकी लेंथ है मान लीजिए एल के इक्वल, और यहाँ पे वेव ने एंट्री मारी है सी स्पीड के साथ। मान लो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है और डिस्टेंस ट्रेवल करती है सी इंटू डेल्टा टी। ऑफ कोर्स स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, लेंथ के बराबर ही होता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने माना है वो ए के बराबर है। तो हमने क्या कहा जी, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है जी एनर्जी पर यूनिट। इंटेंसिटी को मैंने क्या लिखा था, पावर अपॉन क्या, मैंने ये लिखा था ना पावर। अगर इंटेंस अच्छा होगा तो पास हो जाएंगे, पावर अपॉन एरिया। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम इनटू एरिया, सही बात है। और वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी को मैंने यू से लिखा, एरिया मेरा ए से ही है और टाइम मेरा टी से। ठीक है ना जी। अब देखिए मेरे पास जो, अगर मैं इलेक्ट्रिक की फॉर्म में बात करूं, मैग्नेटिक की फॉर्म में बात करूं, तो फिर मेरे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट जुड़ के यहाँ पे आता है। यानी कि यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इसको एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में लिख दूं तो एनर्जी डेंसिटी कैसे होगी, एनर्जी डेंसिटी यू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ सी इंटू डेल्टा टी। तो ये एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपन वॉल्यूम होती है ना, तो ये वॉल्यूम होगी बेटा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो ये बचेगी क्या, एनर्जी डिवाइड बाय ए इंटू टी। ठीक है, टी कैसा है, डेल्टा टी के बराबर। तो ए इंटू डेल्टा टी तो आपका कट गया, आपकी एनर्जी डेंसिटी एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सी, वो किसके इक्वल आ गया, इंटेंसिटी के इक्वल आ गया। है ना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, ठीक है, तो मेरी इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, आप सभी को पता है, हाफ अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी होती है जी, यूई की वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये वैल्यू रहती है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो हमारी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाय सी। और आपको पता है कि E बाय अंडर रूट 2 क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड बाय 2 ही आएगा, और इनटू सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी काम कर सकता हूं, ऑफ कोर्स हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, चलो देखो जी, कि I इज इक्वल टू यू एवरेज जहां पे लिखा था मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट और इनटू क्या आएगा सी के बराबर। अब बी स्क्वायर बाय 2 यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट इनटू क्या सी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद आता है हमारा मोमेंटम। देखिए मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। यहाँ मोमेंटम कितनी है, देखो मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी।
यहाँ मोमेंटम किसका निकालना है, ऑफ कोर्स ईएम वेव का निकालना है। ठीक है, तो मोमेंटम देखिए, उसका मोमेंटम क्या बनेगा कि मोमेंटम आपका बनेगा P दैट इज इक्वल टू U बाय C। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है ना। तो एनर्जी यहाँ पे मान रखिए U इज इक्वल टू MC स्क्वायर ना, C से डिवाइड कर दो, C से डिवाइड कर दो, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, ऑफ कोर्स मोमेंटम होता है। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू कितना आ गया, U बाय C। ठीक है, तो यहाँ पे आप U क्या है, आपकी एनर्जी पर यूनिट स्पीड आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं हम किसको, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए इसको कैसे हम, रेडिएशन का प्रेशर कितना होगा, लाइट रेडिएशन क्या कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, चलो जी चेक कर लेते हैं। वैसे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इनटू क्या आ जाएगा जी, एरिया। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया इनटू टाइम। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि प्रेशर जो होगा कैपिटल P, चेंज इन मोमेंटम मान लीजिए P हुआ, एरिया मान लीजिए A हुआ, और टाइम मान लीजिए डेल्टा T हुआ। ठीक है, अब मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, U बाय C। ठीक है ना, तो C और इनटू एरिया और इनटू डेल्टा T, तो U बाय A इंटू डेल्टा T, ये देखो यहाँ पे ये तो इंटेंसिटी के बराबर था, तो I इंटेंसिटी डिवाइड बाय C दैट इज इक्वल टू रेडिएशन प्रेशर, दैट इज इक्वल टू क्या, रेडिएशन प्रेशर। यानी कि अगर मैं रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू I बाय C लिखूं, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या हुआ, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। ठीक है ना, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड के इक्वल होगा ये। ठीक है ना जी, तो इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं बहुत इजी। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब हमारे पास आता है इस चैप्टर का वो पार्ट जिसमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर है हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक अगर तैयार हो जाए तो अच्छा हो जाए, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो डायरेक्टली याद नहीं रहती। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की रेंज ज्यादातर हमें याद नहीं रहती। ठीक है, तो चलो जी कोई तरीका बनाते हैं, चलो स्टार्टिंग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर यूजेस, मेरे पास आर्टिकल है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर यूजेस। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर यूजेस। देखो इसको कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप इसको प्रिपेयर नहीं करते तब तक आप यहाँ के जो नंबर हैं, ये आप मान के चलिए कि ये चैप्टर आता तो 2 और 3 मार्क्स नहीं है, लेकिन ये नंबर अगर हमें कवर करने हैं, क्योंकि यही हमारा 100 में से 100 बना के देता है हमें। ठीक है, तो आपको इस चीज को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रेडियो वेव का। ठीक है, रेडियो वेव का। ठीक है, रेडियो वेव। ठीक है, अब रेडियो वेव क्या है, किस तरह से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उनके यूजेस क्या है, ये सब कुछ सीखना भी हमारा, ये मान लीजिए कि हमारी ड्यूटी है ये सब कुछ करना भी कवर। ठीक है, तो चलो जी कवर करते हैं रेडियो वेव। ठीक है, देखो कैसे हमें कवर करना है इस चीज को। देखो बेटा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 5 × 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है, से लेकर 3 × 10⁹ हर्ट्ज, 3 × 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है जी, अब
ये जो प्रोड्यूस होती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हो। भैया आप अपने घरों में रेडियो को देख लो, रेडियो में इंडक्टर भी लगा होगा और कैपेसिटर भी लगा होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे होते हैं रेडियो वेव को इंड्यूस करने के लिए। ऑसिलेटिंग चार्जेस का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके यूजेस क्या है आपको पता है? इनके यूज कम्युनिकेशन में होगा, आपको पता है एएम होता है, ठीक है, एफएम होता है। एफएम तो आपने सुन ही रखा होगा, 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और आजकल हमारे टीवी में लिखा होता है, आप देखना ध्यान से, यूएचएफ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ पे ही चलते हैं आजकल हमारे टीवी। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं आप इसको। एएम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, ठीक है, इनमें एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी रेंज भी होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम भी होता है, यूएचएफ भी होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ, ये सारे के सारे वर्ड्स यहीं पे आते हैं। मतलब सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन में इनका यूज होता है। फोन हो गया, आपका टीवी हो गया, ठीक है, वीडियो कम्युनिकेशन हो गया, तो कम्युनिकेशन पर्पज में इनका यूज होता है। तो रेडियो वेव को याद करना बहुत इजी है हमारे लिए, ठीक है, कि हम इसको सीधा रेडियो से याद रख लेंगे कि हाँ यार रेडियो का क्या यूज होता है, बस, ठीक है। अब आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 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 को देखते हैं जी, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है और किस तरह से ये काम करता है, और इसके लिए जरूरी भी है भाई, ठीक है, माइक्रोवेव को प्रिपेयर करना। चलो जी देखते हैं, थोड़ा हटके है, रेडियो वेव तो सभी को याद रह जाती है, माइक्रोवेव देखते हैं याद रहती है कि नहीं रहती। चलो चलो, सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज से लेकर कहां तक, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज, 11 हर्ट्ज तक। ये वैक्यूम ट्यूब प्रोड्यूस करती है इनको, ठीक है। इनके यूजेस क्या होते हैं? माइक्रोवेव, एक तो इनका यूज होता है रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, इनका यूज होता है रडार सिस्टम, रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, दूसरा देखो जी, इसका दूसरा यूज देखते हैं। ये जैसे कि माइक्रोवेव हमारे घरों में होता है ना, माइक्रोवेव तो कुकिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग पर्पसेस में इनका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड वेव। देखो जी, इसके बाद है हमारे पास इंफ्रारेड वेव। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंफ्रारेड वेव। देखो जी, इसका क्या यूज होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज को जानना, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज को जान के फिर इन पे काम करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। अब देखो इंफ्रारेड वेव की क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है जहां से हमने उसको छोड़ा था, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज, ठीक है। इंफ्रारेड रेड वेव को हम हीट वेव बोलते हैं एक्चुअली, हीट वेव, इंफ्रारेड को हम बोलते हैं हीट वेव, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट हमें शो करते हैं, ठीक है। ये फिजिकल थेरेपी में यूज होती है, थेरेपी जहां पे हीट दी जाए मस्कुलर स्ट्रेन को कम करने के लिए, फिजिकल थेरेपी में इनका यूज होता है। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सैटेलाइट को प्रोवाइड करती है,
सैटेलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है बाय यूजिंग सोलर सेल का यूज करके, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ, फॉग या स्मोक में आपको फोटोग्राफ्स लेने हों। सोलर वाटर हीटर एंड कुकर, सोलर वाटर हीटर एंड कुकर, ठीक है, यहां पे इनका यूज होता है, ठीक है। आई सर्जरी में भी इनका यूज होता है। आई सर्जरी में भी इनका यूज होता है। उसके बाद आती है जी विजिबल लाइट, ठीक है। देखिए विजिबल रेडिएशन क्या होती है, उनके किस तरह से हम यूजेस लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो सभी को याद रह जाती है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर इसकी आप प्रिपेयर कर सकते हो तो आपको इससे पहले पहले वाले देख लो। हालांकि हम शॉर्टकट बनाने की कोशिश करेंगे आज इनका, कि इनका क्या क्या शॉर्टकट होता है। विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है, जो लास्ट आपने छोड़ी थी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब 4 से लेकर 8 तक है बस, ठीक है। अब विजिबल लाइट के यूज तो आपको पता ही है। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, 5 नंबर पे आता है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के यूजेस हमें देखने हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज हमें देखनी है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अब देखिए हमने लास्ट छोड़ा था 8 × 10⁻14 हर्ट्ज पे ना, हाँ, तो 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻17 हर्ट्ज तक, ठीक है, इनका फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। ये मिनरल सैंपल चेक करने में इसका यूज होता है। फूड स्टफ को प्रिजर्व रखने में काम होता है ये। वाटर प्योरीफायर में इनका यूज होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, यानी कि इनके यूजेस जो होते हैं वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर में इनका यूज होता है जी। दूसरा मिनरल सैंपल को चेक करने में इसका यूज होता है, ठीक है। इतने यूज काफी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सरे, और फिर आएगा हमारे पास गामा रे। बस लास्ट है हमारे पास एक्सरे और गामा रे। देखिए जी एक्सरे 6 नंबर पे आता है हमारे पास एक्सरे। एक्सरे तो हम लोग करवाते भी हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में जाएं तो उनमें आगे लिखा होता है कि यहाँ से दूर खड़े रहें, अंदर ना आए, ठीक है। अलग ही रूम बना होता है, उसके अंदर अलाउ नहीं करते वो अंदर घुसने के लिए, ठीक है। तो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमने लास्ट कहाँ छोड़ी थी, 3 × 10⁻17 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक होती है, 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी होती है बेटा, तो सर्जरी में इनका यूज होता है। इंजीनियरिंग में जैसे कि फॉल्ट्स डिटेक्ट करने हैं, क्रैक है, जैसे कि होल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए यूज होता है इंजीनियरिंग में। रेडियो में स्किन डिजीज, ठीक है, इनको क्योर करने के लिए होता है इसका, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में भी इनका यूज होता है, तो इनके यूजेस तो काफी अच्छे हैं जो हमें पता भी है लगभग, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है 7th पोजीशन पे हमारा गामा रे, गामा रे, ठीक है ना, गामा रे, गामा रेस। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है उसको, ये लो जी गामा रे, ठीक है, ये है हमारा गामा रे।
तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। एक्सरे और गामा रे की आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती है भाई, 5 इंटू 10⁻23 हर्ट्ज, ये इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। कैंसर के इलाज में गामा रेज का यूज होता है बेटा, कैंसर के इलाज में गामा रेज का यूज होता है, ठीक है। ये भी फूड स्टफ को प्रिजर्व करने का काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इनका यूज होता है, ये तो आपको पता ही है सभी को, ठीक है। तो ये हमारे पास थी भाई रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे रेडियो वेव से, रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर आपका आई, फिर आपका वी, फिर आपका यू, फिर आपका एक्स, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कोई बनता है क्या? इसमें मैं एक नाम बना सकता हूं कि इसके लिए आप याद रख लीजिए रमनजीत कौर, मतलब आप इस नाम को याद रख लीजिए, रमनजीत, ठीक है, कौर, एक वर्ड याद रखिए रमनजीत कौर। तो रमन का आर, एम, क्योंकि ए से तो कुछ बनता ही नहीं है ना, तो फिर इसमें आई जे से तो कुछ बनता ही नहीं है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब आप यू लिखो ना तब आप वी याद रख लेना, वी, यू वी एक्स, यू के बाद वी आता है ना, पहले लिख देना और फिर वी आगे लिख देना और लास्ट आपका है ना एक्स हो जाएगा। तो ये सही हो सकता है भाई, इससे आप याद रख सकते हो ना। इसके वर्ड्स अलग अलग लिख देता हूं मैं, जैसे कि आर यहाँ पे अलग, एम यहाँ पे अलग, आई यहाँ पे अलग, और जैसे कि यू, है ना। तो बाकी सारे वर्ड्स ऐसे लिख दो आप, आर, रमन, रमन, ठीक है, रमनजीत, एन जे आई टी, के ए यू आर, के ए यू आर, रमनजीत कौर को याद रख लो। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले रेडियो वेव्स आती है, ठीक है, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, सही बात है कि नहीं है, फिर इंफ्रारेड आती है, फिर यू को आगे नहीं लिखना, वी को लिखना है, फिर विजिबल आती है, फिर अल्ट्रावायलेट आती है और फिर एक्सरे आती है, सही है ना। तो इस तरह से आप एक ट्रिक बना सकते हो, उस ट्रिक पे बेस होके आप इनको याद रख सकते हो। अब आज जी फ्रीक्वेंसी रेंज को कैसे रटना पड़ेगा, इसका भी कोई ना कोई तोड़ बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमारा है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव में कितना है 5 इंटू 10⁵ से लेकर 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज तक, है ना। और 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज से लेकर 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज तक है, 3 इंटू 10⁻11, 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 4 इंटू 10⁻ कितना 14 हर्ट्ज तक है, ठीक है, इंफ्रारेड। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट है 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। फिर एक्सरे, एक्सरे हमारा आता है नहीं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट 8 इंटू, ये विजिबल पे ही चल रहा है क्या? हाँ विजिबल पे ही चल रहा है अब तक, ठीक है। विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट का 3 इंटू 10⁻17, ठीक है। और एक्सरे का 3 इंटू 10⁻17 से लेकर 3 इंटू 10⁻20। अब इनमें एक कॉमन फैक्टर देखो, गामा रे को छोड़ दो आप अलग, इनमें कॉमन फैक्टर देखो कि 5 में जुड़े 4, फिर जुड़े 3, यहाँ पे ऐड हुई पावर में 4, फिर हुई 3, फिर कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ ऐड, कोई पावर में एडिशन नहीं हुआ। 3 इंटू 10⁻11 से लेकर 4 इंटू 10⁻14, 3 हुआ ना ऐड, तो यहाँ पे हुआ भाई पावर में 3 ऐड, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं ऐड हुआ, यहाँ पे फिर 3 ऐड हुआ और यहाँ पे फिर 3 ऐड हुआ, मतलब पावर आपकी ऐड होती है 4 3 3 और फिर 0 और फिर 3 और फिर 3, ऐसे याद कर लो भाई, 4 3 3 0 3 3, बस। अब देखो पहले आपको याद रखनी है 5 इंटू 10⁻5 से लेकर 3 इंटू 10⁻, कितना 4 जोड़ना है, 5 प्लस 4 कितना 9। अब 3 इंटू 10⁻9 से लेकर 3 जोड़ दो,
3 इंटू 10⁻11। अब 3 इंटू 10⁻11 से लेकर 3 इंटू 10⁻14, 11 और 3 14। ठीक है, अब जीरो जहां पे ऐड हो वहां पे नंबर 4 से 8 होगा। जीरो जहां पे हो वहां पे नंबर 4 से 8 होगा, 4 से 8 होगा। तो फिर 4 इंटू 10⁻14 इंटू 10 से लेकर 8 इंटू 10⁻14 तक। अब फिर 3 ऐड कर दो, 8 इंटू 10⁻14 से 3 इंटू 10⁻17, 3 इंटू 10⁻17 से 3 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो इस तरह से ये वे आप अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टकट बन जाएगा आपके पास, याद रखने का एक अच्छा सा तरीका आ जाएगा जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अदरवाइज तो सीधे रट्टे मारने तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं बेटा इन चीजों के, है ना। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इनको प्रिपेयर कीजिए, मिलते हैं कल इसकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू बेटा।